नमस्कार, ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ एफएम ग्रीन सुन रहे हैं आप। और एक बार फिर मैं जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ हमारे खास कार्यक्रम के। तो आज के इस भाग में हम बात करने वाले हैं बदलते जलवायु के दौर में मिट्टी जांच के महत्व के बारे में। और जो जलवायु बदल रही है तो कहीं ना कहीं हम सभी जो हैं जलवायु अनुकूल खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस प्रकार ये दोनों चीज़ें अपनाकर, यानी कि मिट्टी जांच करके और बदलते जलवायु में जलवायु अनुकूल खेती करके हम कैसे अपनी खेती को और समृद्ध बना सकते हैं, ये जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आरजे अनु। और मिट्टी को जांचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी मिट्टी में पोषक तत्व नहीं होंगे तो फसलों को वो पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। और अगर फसल उग भी जाते हैं तो जो पोषक तत्व हमें मिलने चाहिए उस अनाज को खाकर वो नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है कि पहले हम मिट्टी जांच करें और तभी उस जगह पर हम फसल उगाएं। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर सुनील कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर है सॉइल साइंस विभाग से और बिहार कृषि विश्वविद्यालय से हैं ये। और इस विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे हम डॉक्टर साहब से। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। तो सबसे पहले सर ये बताइए कि जलवायु अनुकूल खेती करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक्चुअली जलवायु अनुकूल खेती करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होते हैं तो सुखाड़ होते हैं कहीं कहीं। तो सुखाड़ होने के स्थिति में एक तो बारिश कम होती है और उसके बाद तापमान में वृद्धि होती है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन मृदा का जो भी नमी है उसका ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण जो हमारा सिंचित भूभाग है वो भी बंजर और सुखाड़ पड़ने लगती है। और बंजर सुखाड़ पड़ने के कारण मिट्टी के अंदर जो जल धारण क्षमता है वो कम होने लगती है। तो जल धारण क्षमता को मेंटेन करना फसल उत्पादन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हम लोग जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में मिट्टी जांच की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है जी। तो अगर हम ये काम करते हैं, जलवायु अनुकूल खेती कर रहे हैं, तो इससे मिट्टी के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? कि जलवायु अनुकूल खेती करने के स्थिति में सबसे पहले, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, इसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता कम हो जाती है। तो मेन फोकस जो होता है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो मिट्टी का है उसको बढ़ाना। जब तक हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम क्रॉप के पूरे लाइफ साइकिल तक हम उसके जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और जब वाटर रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाएगा तो लाइफ साइकिल पौधे को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। एक तो उसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। और इन पोषक तत्वों की उपलब्धता का रिलेशन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारा पोषक तत्व है जो मास फ्लो के माध्यम से, रूट इंटरसेप्शन के माध्यम से, डिफ्यूजन के माध्यम से, इन सभी माध्यम से पौधों में मिट्टी के द्वारा पहुंचते हैं। और ये सभी प्रक्रिया जो हैं वो डिपेंड करता है जो आपके मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है। यदि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होंगे, प्रॉपर नहीं होंगे, तो न्यूट्रिएंट सप्लाई का जो चैन है वो बंद हो जाएगा। इस तरह पौधा जो है वो घुट घुट करके मर जाएगा, अपना जीवन साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसलिए जो है वो जलवायु परिवर्तन में मिट्टी जांच का महत्व है जी। तो श्रोताओं, आपने जाना जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देखा जाता है। अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा तभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं वो ट्रांसफ़र हो पाएंगे। तो ज़रूरी होता है कि ये जांच इसलिए होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी
इसमें है या नहीं वो देखने के लिए। तो सर ये तो बात हो गई यहाँ पर, और साथ ही अगर बात करें जलवायु अनुकूल खेती की, तो इस परिप्रेक्ष्य में मिट्टी जांच का क्या महत्व? तो अभी आपने बताया कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जांचा जाता है, उसके अलावा भी और कुछ बातें? हाँ, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है मिट्टी जांच में, परंतु इसके अलावा मिट्टी में जो फर्टिलिटी स्टेटस है, उर्वरता शक्ति क्या है मिट्टी का, उसका पीएच क्या है, मतलब रिएक्शंस क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, या फिर उसमें लवण की कंसंट्रेशन, लवण की मात्रा कितनी है ये, और उसमें जैविक पदार्थ कितना है। उसके बाद उसमें प्राथमिक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनकी मात्रा कितनी है, और द्वितीय पोषक तत्व जैसे सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनकी मात्रा कितनी है। और तीसरा चीज़ है सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक हुआ, बोरन हुआ, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल, इन सभी की मात्रा कितनी है। और जो पौधा किसान बंधु उगाना चाह रहे हैं उसके अनुकूल आपका मिट्टी का जो रिएक्शंस हैं वो हैं कि नहीं हैं, उर्वरा शक्ति है कि नहीं है, कम है या ज़्यादा है, या फिर किसी समस्या से ग्रसित खेत तो नहीं है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण सुखाड़ की स्थिति होती है। तो उस स्थिति में जो भी जब वाष्पीकरण होगा तो जो भी लवण होंगे सब सरफेस में, मिट्टी के सब सरफेस में, वो लवण वाष्पीकरण प्रोसेस के द्वारा जो है वो सब सरफेस पे आ जाते हैं। तो सरफेस पे आने के बाद वो विद्युत चालकता जो है, जिसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं, वो मिट्टी के बढ़ जाते हैं। जब विद्युत चालकता बढ़ जाएंगे तो होगा क्या, जब किसान बंधु उसमें किसी भी प्रकार का सीड का सोइंग करेंगे तो सीड का जर्मिनेशन पुअर होगा। उसका कारण यह है कि वहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ये है, जो सीड जर्मिनेशन, किसी भी सीड जर्मिनेशन के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, और जब खेत में जो उपलब्ध मॉइस्चर है वहाँ पे यदि हम उस समय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि सॉल्युबल सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होने की स्थिति में अगर सीड का हम सोइंग करते हैं तो सीड का मॉइस्चर जो है वो मिट्टी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो जब सीड का मॉइस्चर ही निचोड़ करके मिट्टी ले लेता है तो यहाँ पे सीड का जर्मिनेशन पुअर होता है। तो इसलिए मिट्टी जांच बहुत आवश्यक है इस जलवायु अनुकूल खेती के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम जान पाएंगे जो कितना इसमें लवण है, और लवण आवश्यकता से एक परमिसिबल लिमिट है, उस लिमिट से यदि ज़्यादा है तो हम उसका उपचार करेंगे, सुधार के उपाय करेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है। जी, तो आपने जाना अभी कि क्यों ज़रूरी है मिट्टी जांच करना जलवायु अनुकूल खेती में, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि लवण की मात्रा देखी जाती है और उस अनुसार काम किया जाता है। तो सर कब और कैसे करना चाहिए मिट्टी जांच? एक्चुअली मिट्टी जांच का जो प्रॉपर समय होता है वो फसल कटने के बाद। फसल कटने के बाद कहने का मतलब जैसे कि खरीफ का बुआई करते हैं तो खरीफ के बुआई से पहले, जैसे धान की बुआई करते हैं उसके पहले हम अमूमन मिड अप्रैल के बाद 15 जून तक हमारा प्रॉपर टाइम है जो मिट्टी नमूना एकत्र करने के लिए। तो उस समय हम मिट्टी नमूना को एकत्र करेंगे, और फिर हमारा जो समय आता है वो आता है, थोड़ा सा समय मिलता है जब धान की खरीफ फसल की कटाई होती है, तो लगभग 15 नवंबर से दिसंबर फर्स्ट वीक तक का समय हमको 15 दिन का मिलता है। चूँकि दिसंबर में फिर गेहूं की बुआई शुरू हो जाती है, तो हमको उस समय नमूना ले सकते हैं या फिर इस समय नमूना ले सकते हैं। हमेशा नमूना लेने से पहले इस बात का ध्यान देना चाहिए, जो
हम जिस खेत का नमूना ले रहे हैं वो परती होना चाहिए, परती होना चाहिए, या खाद उसमें नहीं होना चाहिए। खाद जैसे कि 1 महीना बाद खाद देने के 1 महीना बाद आप ले सकते हैं और उससे पहले नहीं ले सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान देना है। दूसरा नंबर और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि मिट्टी नमूना लेने के लिए यदि हम जनरल सीरियल्स क्रॉप्स के लिए हम मिट्टी का नमूना लेते हैं तो हम अमूमन 15 सेंटीमीटर गहराई तक का नमूना लेते हैं। लेकिन जब हम बागवानी फसलों के लिए हमको मिट्टी जांच करवाना है तो हम 65 सेंटीमीटर तक, ऊपर से लेकर के 65 सेंटीमीटर तक का नमूना लेते हैं। और ध्यान ये रखते हैं इसमें, जो नमूना लेने वक्त जो भी हम इक्विपमेंट्स या जो कंटेनर यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जब ब्लड सैंपल देते हैं तो सैंपल यदि प्रॉपर ढंग से नहीं होगा तो उसका रिपोर्ट सही नहीं आता है जी। तो उसी जैसे कि कहता है शुगर कराते हैं तो एक फास्टिंग शुगर होता है, खाली पेट शुगर होता है, या फिर खाना खाने के बाद रैंडम शुगर होता है। और ज़्यादातर जांच अच्छा आता है जब फास्टिंग मतलब भूखा पेट ही ब्लड सैंपल देते हैं। तो उसी तरह यहाँ एकदम प्रॉपर वैसे ही आपका नमूना एकदम होमोजिनस और क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव नमूना होना चाहिए, एकदम स्वच्छ साफ सुथरा नमूना होना चाहिए, जिससे कि आपका जांच मान सही आए और उसके अनुसार फिर रिकमेंडेशन हो सके। जी, तो यहाँ पर आपने जाना कि कब और कैसे करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब अभी आप ये बता रहे थे कि बिल्कुल साफ़ कंटेनर होना चाहिए, तो ये बातें कहीं ना कहीं मुझे लगती है कि सावधानी से जुड़ी भी है कि मिट्टी का नमूना जब हम लेते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सर उसके बारे में भी और थोड़ी जानकारी दें, जब हम मिट्टी का नमूना लेते हैं तो क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। यहाँ पे मिट्टी नमूना लेने से ही हमारा जांच कार्य कंप्लीट नहीं होता है। मिट्टी नमूना में सावधानी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे कि आप खेत में जाते हैं मिट्टी नमूना लेने के लिए तो प्रायः 1 एकड़ खेत के लिए हमें 1 नमूना काफ़ी होता है। यदि 1 एकड़ खेत समतल है तो, अंडुलेटेड है तो फिर हम समतल भाग को अलग नमूना लेंगे और अंडुलेटेड ऊंच नीच वाला भाग के लिए अलग नमूना लेंगे। तो इस तरह से हम पहले खेत को डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के ये सावधानी रखेंगे। और दूसरा नंबर ये है, जैसे कि हम खुरपी ले जा रहे हैं, कुदाल ले जा रहे हैं, तो ये सब किसी कंपोस्ट का छुआ हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। और साफ़ सुथरा कर रहे हैं तो वो केवल सिंपल पानी से होना चाहिए, ना ऐसा ना हो कि आप उसको सर्फ से रगड़ दिए, सर्फ अच्छा से धुला नहीं और फिर वही लेके जा रहे हैं। अगर पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं, पॉलीथीन बैग या कपड़ा का बैग, तो आप बाज़ार से मान लीजिए सर्फ लाते हैं, साबुन लाते हैं, या सब्जी लाते हैं, या आटा लाते हैं, कुछ भी लाते हैं तो उसी को फिर यूज़ कर लेते हैं। तो वहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, जो आप उसको यूज़ कर सकते हैं बट प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए जो आप सेपरेट उसके लिए अलग से कपड़े का थैला या पॉलीथीन बैग ले सकते हैं। जो यूज़ किया हुआ है अगर उसको यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। उसमें किसी प्रकार का सर्फ या साबुन डिटर्जेंट का अंश नहीं होना चाहिए। अगर धो रहे हैं तो प्लेन वाटर से धो करके तब वो ले जाइए। और ले जाने के बाद जब हम खेत में जाते हैं तो सैम्पलिंग करते हैं तो हमको प्रॉपर, जैसे कि एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेना है तो उसके लिए हमको कम से कम खेत में 6-7 जगह से रेंडोमाइज तरीका से नमूना लेना है। प्रत्येक जगह पे 15-15 सेंटीमीटर का भी आकार का गड्ढा बनाएंगे। गड्ढा बनाने के बाद ब्रेड का जैसे स्लाइस होता है वैसे ही स्लाइस हम दोनों किनारे से काट करके हम आधे किलो मिट्टी 6-7 जगह से इकट्ठा करके 1 मीटर गुने 1 मीटर पॉलीथीन शीट पे रख देंगे। रखने के बाद जो है हम उसको फिर क्वार्टरिंग करेंगे, जैसे कि रोटी बनाते हैं वैसे उसको पसार देंगे
और उसमें जो भी खरपतवार है उसको हम हटा देंगे। हटाने के बाद उसको फिर उंगली से या किसी लकड़ी के सहारे 4 भाग में क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, गुना का चिन्ह लगाएंगे, और फिर आमने सामने के भाग को हम रखेंगे और दूसरे आमने सामने के भाग को हम हटा देंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो मिट्टी का नमूना है वो एकदम होमोजीनस बन जाए, समान बन जाए। तो और दूसरा कारण यह भी है, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लेबोरेटरी में हमको आधे किलो नमूना लेना है। जब आप 5-6 जगह से लीजिएगा नमूना तो वो आधे किलो से ज़्यादा होगा। तो उसको कम करने के लिए पहले बढ़िया से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद उसको क्वार्टरिंग करते हैं। क्वार्टरिंग करने के बाद जब तक हम क्वार्टरिंग करते हैं, जब तक कि नहीं हमको आधा किलो सैंपल बच जाए। जब सैंपल बच जाता है तो हम उसको पन्नी में डाल लेते हैं, पॉलीथीन बैग में डाल लेते हैं या कपड़े के बैग में डाल लेते हैं। उसमें फिर हम ये और सावधानी होना चाहिए, जो उसमें टैग जरूर लगाते हैं जो आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। जैसे नमूना के टैग में 2 टैग लेते हैं, एक अंदर होना चाहिए, एक बाहर होना चाहिए। पहला टैग में नाम होना चाहिए किसान का नाम, पता और दिनांक होना चाहिए किस डेट में आप सैंपल लिए हैं। उसके बाद उसमें ये होना चाहिए जो आप कौन सी फसल इससे पहले उस खेत में लिए हैं और आप कौन से फसल आगे लेने वाले हैं। आपका खेत सिंचित है या असिंचित है, तो इन सब जानकारी को देना उस टैग में आवश्यक है। और अगला सावधानी ये है, जो आप जब भी मिट्टी नमूना के लिए सैंपल लें तो मेर है खेत का, खेत के मेर से 1 मीटर अंदर लें, एकदम मेर के पास से न लेना है। खेत में इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए चैनल बना हुआ होता है, तो उस चैनल के बीच से आपको सैंपल नहीं लेना है, उसके 1 मीटर दूर से लेना है सैंपल। तीसरा भाग ये है, जो आपके खेत में किसान बंधु अपने अपने खेत में सुविधा के अनुसार खेत में कंपोस्ट डालने के लिए एक किनारे में कंपोस्ट को डंप कर देते हैं। तो हमको कंपोस्ट जहाँ पे डंप किया हुआ है उससे कम से कम 1.5 मीटर दूरी पे नमूना लेना चाहिए, ताकि कंपोस्ट का कुछ भाग उसमें, न्यूट्रिएंट्स का कुछ भाग आपको उसमें आना जाए। तो ये सारी चीज़ सावधानी है। और जब आप सैंपल लेके आते हैं तो आप किसी फर्टिलाइज़र के बोरे में रख के नहीं लाएंगे, उसको सेपरेट अलग से अच्छा से लाएंगे। तो इस तरह के सावधानी हैं। आप उसको लेबोरेटरी में पहुंचा दीजिए और लेबोरेटरी में आपको उसके जो जांच होंगे, जांच होने के बाद जो भी आपके फसल हैं उसके लिए अनुशंसा, उसमें वहाँ के संबंधित वैज्ञानिक या जो भी हैं वहाँ पे कृषि विद्वत, वो उस पर अनुशंसा देंगे। उस जैसे आप डॉक्टर के अनुशंसा के अनुसार अक्षर सह पालन करते हुए दवा खाते हैं, वैसे ही आप पे जो आपके खेती के लिए जो भी अनुशंसा दिया गया है उसको अक्षर सह पालन करते हुए आपको फॉलो करना है, तभी आपकी आय दुगुनी हो पाएगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतना है और कैसे आपको नमूना लाना है, किस जो थैले हैं या कंटेनर है उसमें कैसे लाना है साफ़ सुथरे तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सावधानी बरतनी है नमूना लेते समय। और डॉक्टर साहब, अनुशंसा की बात करते हैं तो मिट्टी जाँच के बाद अनुशंसा यानी कि उर्वरक या फिर मिट्टी सुधारक का प्रयोग विधि कैसे होता है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सभी काम तो कर लिए, मिट्टी जांच भी करा लिए, परंतु जब आजकल देखते हैं जो किसान बंधु सब काम करते हैं, लेकिन जब अनुशंसा पत्र उनको मिलता है तो उसका पालन वो नहीं कर पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं उस पे जो लिखा हुआ है। तो वो किसान बंधु क्या करते हैं, जो उसको एक उस दस्तावेज को या तो पेटी में रख देते हैं या बक्स घर में कहीं पे सुरक्षित जगह पे रख देते हैं। फिर जैसे वो पहले से परंपरागत खेती करते हैं वैसे करने लग जाते हैं, फिर उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी काम यह है, जो आपको जो फसल उगाने के लिए अनुशंसा मिला है उसको आप प्रयोगशाला में ही जब लेने जाते हैं तब आप समझ लीजिए अच्छे से। और नहीं समझ पाते हैं तो उस पे उस हेल्थ कार्ड पे जो है वो वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उनका नंबर लिखा हुआ रहता है। आपको जब कभी भी दिक्कत होता है तो आप उनसे समझ लीजिए और कोशिश कीजिए। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन बाद में जब वो हैबिचुएट हो जाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा। अनुशंसा उसी अनुसार करते रहिए। जैसे कि अमूमन आपका खेत में यदि नाइट्रोजन कम है तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र दिया हुआ होगा,
या आपका खेत अम्लीय होगा तो उदासीन नेचर का आपको जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है वो यूज़ करने के लिए बोला गया होगा। या क्षारीय आपका खेत है तो यूरिया का जो यूज है वो मतलब नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का यूज जो है वो अम्लीय नेचर वाला करना चाहिए और इसका अनुशंसा हुआ होगा। तो उसी अनुसार सर्वप्रथम तो आप नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र को स्प्लिट करके यूज़ करें, चूँकि वो वोलेटाइल नेचर का होता है और जैसे ही आप खेत में डालते हैं तो वो घुल जाता है। घुलने के बाद उसका यूज इफ़िशियंसी जो है वो हार्डली 40% है। बाद बाकी मान लीजिए आप 100 केजी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो 40 केजी ही यूज़ हो पाता है। बाद बाकी वो वाष्पीकरण के कारण या ये पर्कुलेशन के कारण ग्राउंड वाटर में लीच आउट हो जाता है और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को वो बढ़ाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये अनुशंसा दी जाती है जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र जो भी हैं उनको आप स्प्लिट करके दीजिए, 3 स्प्लिट भाग में आप दीजिए ताकि उसका लॉसेस कम हो और आपके जो क्रॉप है उसका उस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का यूज इफिशियंसी बढ़ जाए। बाद बाकी जो बेसल डोज देते हैं वो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र का बेसल डोज देते हैं, जैसे फॉस्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइज़र का। तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र में अमूमन आजकल किसान बंधु डीएपी का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा जो आप डीएपी के बदले एसएसपी मिलता है तो एसएसपी यूज़ कीजिए, क्योंकि डीएपी में आपको नाइट्रोजन थोड़ा सा नाइट्रोजन मिलेगा और फास्फोरस मिलेगा, बट ये एसएसपी में आपको सल्फ़र भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा और इसका फास्फोरस भी मिल जाएगा। उसके बाद ये हेल्पफुल है सॉइल के हेल्थ को सुधारने के लिए, एक अमेंडमेंट का काम करता है, सुधारा का काम करता है। तो आप एसएसपी यूज़ कीजिए। म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात है जहाँ तक, तो वो आप बेसल डोज के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बाद बाकी जो टेस्ट वैल्यू है उसके अनुसार वहाँ पे साइंटिस्ट आपको यदि माइक्रोन्यूट्रिएंट का कहीं कमी है तो आपको जिंक, बोरन, जनरली ये 2 चीज़ का जो कमी है आजकल पाया जाता है, तो इनका अनुशंसा आपको दिया जाता है। तो जैसे अनुशंसा दिया गया है वैसे कीजिए। और इसका दूसरा ऑप्शन ये भी है, जो यदि आप ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं या कंपोस्ट का यूज़ करते हैं एवरी ईयर, तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट एडिशनल देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि सूक्ष्म पोषक तत्व तो नाम है इसका, तो सूक्ष्म चाहिए, पौधे के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ये एलिमेंट तो ज़रूर चाहिए, लेकिन सूक्ष्म मात्रा में चाहिए। यदि आप ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, FYM प्रत्येक ईयर करते हैं, तो एडिशनल देने की ज़रूरत नहीं है, उसी से पूर्ति हो जाता है और आपके सॉइल के हेल्थ का भी ये इससे ध्यान हो जाता है। चूँकि ग्रीन मैन्योरिंग करने से जब इसका जो डिकम्पोजिशन होता है तो बहुत सारे ऑर्गेनिक लीजेंड्स है, जैसे ह्यूमिक एसिड्स है, ये सब लिबरेट करते हैं, तो जो अनअवेलेबल प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स है वो अवेलेबल कर देते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। और दूसरा पहलू, एक जो इम्पोर्टेंट और पहलू है इसमें अनुशंसा में समझने की, मान लीजिए आपका खेत अम्लीय है तो वहाँ पे आपको लाइम का रिकमेंडेशन होगा। यदि आपका खेत क्षारीय है तो वहाँ पे आपको जिप्सम का अनुशंसा होगा। तो अमूमन जिप्सम या लाइम का जो अनुशंसा है तो इसका प्रयोग हम लोग बारिश से पहले करते हैं, यानी कि जून महीना में हम लोग इसको करते हैं। तो करने के लिए क्या करते हैं, खेत में एप्लीकेशन करने के लिए पहले बंडिंग करते हैं। बंडिंग कहने का मतलब 1 मीटर ऊंचा चारों तरफ से बंड बनाते हैं खेत में। उसके बाद उसमें पानी सबमर्ज कर देते हैं, पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद जब उसमें प्रॉपर मॉइस्चर हो जाता है और वो सूख जाता है थोड़ा सा, तो उसमें हम जिंक या जिंक नहीं, ये कैल्शियम, लाइम या जिप्सम का हम लोग प्रयोग करते हैं। मन बुरकाव कर देते हैं या कुंड में हल चला करके कुंड में उसको दे देते हैं, फिर पाटा चला देते हैं, फिर उसको वाटर से सबमर्ज कर देते हैं, या नहीं तो फिर हम एक बारिश का इंतज़ार करते हैं। बारिश हो जाती है तो अमूमन लाइम का प्रयोग किए हैं या जिप्सम का प्रयोग किए हैं तो फर्स्ट क्रॉप जो होना चाहिए वो धान होना चाहिए, क्योंकि धान जो है वो थोड़ा सा रेसिस्टेंस करता है इसके बैड इफ़ेक्ट को। तो चूँकि ताज़ा होता है तो हो सकता है कुछ बैड इफ़ेक्ट हो, तो इसलिए पहली क्रॉप जो है जिप्सम या लाइम यूज़ करते हैं तो पहली क्रॉप धान होना चाहिए। और धान का बिचरा थोड़ा सा एजेड होना चाहिए, 30 डेज का होना चाहिए, और जहाँ पे 2 बिचरा लगाते हैं वहाँ पे 4 बिचरा लगाना चाहिए।
तो इस तरह से अनुशंसा का हम लोग पालन करते हैं और ध्यान देने की ज़रूरत है। और अनुशंसा के अनुसार ही खेती कीजिए, तभी हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, सॉइल हेल्थ को बचा सकते हैं और इस बढ़ती हुई आबादी को पेट भर सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। और इसी तरीके से अगर आप जलवायु अनुकूल खेती करते हैं और इसमें मिट्टी जांच की क्या महत्ता है आपने बखूबी जाना, डॉक्टर साहब ने आपको बताया। जो भी सावधानी यहाँ पर बताई गई हैं कि मिट्टी जांच वक्त आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, मिट्टी नमूना लेने वक्त आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, साथ ही उर्वरक के प्रयोग की विधि में भी डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें बताई हैं आपको। तो आशा करते हैं कि इन बातों को जानकर आपको, अगर आप जलवायु अनुकूल खेती कर रहे हैं और मिट्टी जांच कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें अगर छूट गई हैं तो आप उन्हें पूरा कर लें। तो आज के भाग में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले दिन एक नए विषय के साथ, इसी कार्यक्रम संतुलित उर्वरक स्वस्थ मिट्टी में।